की शुरुआत में हम चेनपिंग को देख पाते हैं जो कि बाओजिन के डेटी अटैक से खुद को बचा रहा था। बाओजिन उससे कहने लगा कि चेनपिंग, अरे मैंने तो सुना था कि तुम फाइटिंग में जबरदस्त हो, लेकिन आज तो तुम्हारी वाट लग गई। दरअसल तुम लकी हो कि एल्डर चेंग खुद होकर तुम्हें ट्रेनिंग दे रहे और तुम्हें ऐसा लग रहा कि तुमने उनका दिल जीत लिया। ये तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। और इसी दरमियान चेनपिंग ने एल्डर चेंग ने सिखाई हुई मूव आयरन कैलवरी ब्रेकिंग फॉर्मेशन का यूज किया। उसका इस्तेमाल करके वो डेटी पर एक जोरदार पंच हिट कर देता है, मगर डेटी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इधर बाओजिन बता रहा था कि मैंने अपनी फैमिली के ग्रेट फाउंडेशन और लेगेसी के दम पर कड़ी मेहनत करके खुद को ट्रेनिंग दी और तू तो बस अपनी किस्मत के भरोसे है, तेरी तो मेरे सामने कोई औकात नहीं। इधर चेनपिंग समझ गया था कि वो इस डेटी की डिवाइन स्पिरिट को सिर्फ पंचेस के दम पर शैटर नहीं कर सकता, उसे बस अब एक ओपनिंग की जरूरत थी ताकि वो अपनी डिवाइन ड्रमर स्ट्राइक का इस्तेमाल करते हुए डेटी पर पंचेस की झड़ी लगा दे। वहीं दूसरी तरफ बाओजिन कह रहा था कि तू एक ऑर्डिनरी अनाथ है, तुझे क्या लगा था तू मेरे से आगे निकल जाएगा? तुझे जो भी मिला वो बस लक और चांसेस थे, तूने अपने दम पर कुछ भी नहीं कमाया। सो गाइस, एक्चुअली बाओजिन की बातें पूरी तरह से झूठ है। चेनपिंग का पोर्सिलेन ब्रेक होने की वजह से उसने बचपन से ही स्ट्रगल की, हर कदम पर हेवन ने उसकी परीक्षा ली थी और चेनपिंग हर बार अपनी सिंपल और रहमदिल नेचर की वजह से उसमें पास हो गया। जो भी चेनपिंग को मिला वो बस उसके हार्डशिप का फल है। इधर चेनपिंग बड़ी बड़ी चट्टानों और तलवारों की मदद से उस डेटी पर हमले किए जा रहा था, मगर डेटी पर इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और वही दूसरी तरफ बाओजिन का मुंह तो बंद होने का नाम नहीं लेता। वो कहता है कि मेरी सिस्टर बाओपिंग तुझे ऐसे ट्रीट करती है मानो तू कोई अनमोल ट्रेजर है, तुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बंदा तो बाओपिंग को इस दुनिया में और कोई लगता ही नहीं। और वहीं पर मेरा बड़ा भाई शीशांग भी तेरी इज्जत करता, तो क्यों आखिर क्यों वो लोग तेरी इतनी इज्जत करते हैं? इधर वो डेटी चेनपिंग पर अपना वेपन थ्रो करता है, मगर चेनपिंग ने उसके अटैक को डॉज कर दिया। हालांकि इस बार चेनपिंग उसके हाथों घायल हो गया, तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए उस डेटी ने चेनपिंग पर एक जबरदस्त पंच हिट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ सुइजेंग लियो चेन से कहने लगे कि यहाँ पर लिखा है कि कुदरत को वो जैसी है उसे वैसे ही रहने दिया जाए। दरअसल ये उसी किंगमिंग हेवन की टीचिंग है जहाँ से तुम बिलोंग करते हो। वहाँ के ग्रैंड मास्टर कॉमिंग का ही ये नॉलेज है। कई सौ सालों पहले कॉमिंग ने अपने 3 प्योर फॉर्म्स बनाए, उसने खुद को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। उनका इरादा था कि तीनों टीचिंग्स को एक साथ मर्ज किया जाए और ली शीशांग उसी ग्रैंड मास्टर कोमिंग का कन्फ्यूशियन अवतार है। सो गाइस, दरअसल यहाँ पर बाओपिंग के बड़े भाई शीशांग की बात हो रही। वो बंदा एक ग्रेट मास्टर कॉमिंग का अवतार है। कॉमिंग चाहता था कि वो तीनों ग्रेट पाथ को कंबाइन करे, यानी कि कन्फ्यूशियन, बुद्धिज्म और डाविज्म, और कॉमिंग का फॉर्म शीशांग उनका यही मकसद पूरा करेगा। वेल दोस्तों, ये कहानी काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग लग सकती, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसे सिंपल करके बता सकूं। यहाँ पर सुइजेंग कहने लगे कि लियोचेन, तुम और मैं हम दोनों भी जानते हैं कि सेंट जीशांग की मौत क्यों हुई थी। जीशांग ने 60 सालों तक लीजू केव हेवन में पढ़ाई की, न जाने कितने ही सारे स्क्रिप्चर्स का नॉलेज हासिल किया, जो देख दुनिया कहने लगी कि ये बंदा अपना एक नया सेक्ट बनाकर उसका पैट्रियार्क बनेगा। मेरा भाई जीशांग ही 3 ग्रेट पाथ को कंबाइन करना चाहता था, यानी कि जो इरादा तुम्हारे सीनियर कॉमिंग का था वही इरादा मेरे छोटे भाई का था, लेकिन फिर तुम बीच में आ गए। तुम्हारे यहाँ आने का बस एक ही मकसद था, मेरे छोटे भाई जीशांग को खत्म करके फ्यूचर की थ्रेट को एलिमिनेट करना। सो यहाँ पर सुइजेंग की बात पूरी तरह से सही थी। गाइस, कॉमिंग ग्रेट डाओ का फर्स्ट डिसाइपल था और जैसा कि मैंने बताया वो तीनों पाथ को यूनाइट करना चाहता है, लेकिन जीशांग इतने ज्यादा टैलेंटेड थे कि वो इस काम में उससे भी आगे निकल गए। वो खुद 3 पाथ को यूनाइट करके अपनी नई पाथ बनाकर सेक्ट को एस्टेब्लिश करने वाले थे, और ये बात कॉमिंग को पसंद नहीं आई। इन दोनों के मकसद सेम है। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो एक माउंटेन पर 2 शेर नहीं रह सकते, एक तख्त पर 2 राजा नहीं बैठ सकते, तो सेम सिचुएशन यहाँ पर थी। और इसी वजह से जीशांग को रास्ते से हटाने के लिए किंगमिंग हेवन से लियोचेन को स्मॉल टाउन में भेजा गया। यहाँ पर सुइजेंग ने अपनी भाई की मौत का जिम्मेदार लियोचेन को ठहराया। वो कहने लगे कि तुमने चेनपिंग के सामने अच्छा इंसान बनने का नाटक किया और उसके हवाले 2 गॉलस्टोन किए। तुमने उसके नसीब को उन्हीं गॉलस्टोन की मदद से शाओलियांग के साथ जोड़ दिया था, ताकि जब चेनपिंग स्मॉल टाउन से बाहर आने के बाद उसकी बदकिस्मती खुशकिस्मती में बदल जाए तब तुम्हें उसका सारा क्रेडिट मिल सके। और अगर तुम्हारी ये ब्लेसिंग चेनपिंग की जान की दुश्मन बन जाती तो भी इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं था। तुम तो बस ये बताते कि जीशांग ने ही गलत बंदे पर भरोसा किया, यानी कि तुम हर तरफ से जीशांग को ही निशाना बनाना चाहते थे। तो बताओ, क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगा था कि तुम्हारी ये चालबाजी जीशांग को समझ नहीं आई होगी? जिस दिन तुम स्मॉल टाउन में आए हो उसी दिन तुम्हारी हर एक चाल को समझ गया था। वही दूसरी तरफ वो स्पिरिट डेटी चेनपिंग पर न जाने कितने ही सारे पंचे
पंचेस की बौछार कर रहा था और इस पिटाई की आवाजें सुनकर ही बाउजिन को सुकून मिला। अब हम एल्डर चेंग को देख पाते जो कि बता रहे थे कि मैंने अपनी लाइफ में न जाने कितने ही लोगों को मार दिया होगा, लेकिन मैंने आज तक सिर्फ एक ही बंदे की दिल से इज्जत की। वो 8वें राउंड का कल्टीवेटर था, उसका तो मैं नाम भी भूल चुका हूँ। उसने मेरे साथ काफी जबरदस्त फाइट की थी। उस वक्त वो मौत के दरवाजे पर था, बॉडी में जरा भी एनर्जी नहीं, लेकिन फिर भी एक आखिरी बार उसने अपना पंच रेज किया और जितना भी उसमें दम बाकी था उसने मेरे सीने पर पंच लगाया। उसका पंच एक छोटे बच्चे के स्ट्राइक से भी हल्का था। उसने महज मुझे टच किया होगा, लेकिन उस पंच में उसकी विल थी जो कि एक वॉरियर में होनी चाहिए। ऐसे ही लोग एक डिवाइन का खिताब डिजर्व करते हैं और इसी वजह से मैं उस बंदे की रिस्पेक्ट करता हूँ। इधर चेनपिंग को भी डिवाइन स्पिरिट ने चोक करते हुए उठा लिया था और उस वक्त चेनपिंग ने उसके सामने एक कूल डायलॉग मारा। उसने कहा, क्या तू खाना खा के नहीं आया? तेरे पंच इतने हल्के कैसे हैं? तो उस डेटी ने गुस्से में आकर उसे नीचे पटक दिया और फिर उस पर लगातार मुक्के जड़ना शुरू कर दिए। मगर उसी वक्त चेनपिंग की फ्लाइंग सोड उस पर स्नीक अटैक करते हुए चेनपिंग को वहाँ से दूर ले जाती है। इधर बाउजिन कह रहा था कि मैंने काफी सारी मेहनत की थी ताकि मैं डाली डायनेस्टी के एडवाइजर की नजरों में आ जाऊं और आज फाइनली मैं फेमस हो जाऊंगा। इधर उस स्पिरिट डेटी अपनी ब्लेड घसीटते हुए चेनपिंग को मारने आगे बढ़ रहा था। तभी चेनपिंग एल्डर चेंग ने कही हुई बातें दोहराने लगा। वो बता रहा था कि हमारे जैसे वॉरियर को अगर शिखर पर पहुंचना है तो कुत्ते जैसे जलील होना पड़ता। अगर तुम्हें अपनी लाइफ को बिना किसी रिग्रेट के आजादी से जीना है तो तुम्हें हेवन और डाव के खिलाफ जाकर फाइट करनी पड़ेगी। तुम्हें लड़ना होगा डेटीज और इमॉर्टल्स के खिलाफ। तुम्हारी फाइट होगी जनरेशन के हर एक योद्धा के साथ और फिर आखिर में तुम्हारा मुकाबला तुमसे ही होगा। तुम्हें खुद के भी खिलाफ लड़ना पड़ेगा। बल यहाँ पर चेनपिंग ने उस डेटी पर हमले करना शुरू कर दिए थे। वांग भी हैरान होते हुए कहने लगा कि पता नहीं ये बंदा कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, ये तो इसकी पावर को और भी ज्यादा सॉलिड बना रही। इधर चेनपिंग कह रहा था कि जब हमारी आखिरी ब्रीदिंग रिलीज होगी तब उसने अर्थ एंड हेवन को भी शेक करना चाहिए। मैं इमॉर्टल्स को घुटने पर लाऊंगा, जिस पर भी मेरा ये मुक्का पड़ेगा उसे जमीन से ऊपर वाला नजर आएगा। वेल यहाँ पर चेनपिंग ने डेटी पर अपना डोमिनेंस जमा लिया था। वो डेटी उसके हाथों बुरी तरह से मार खाने लगा। वहीं पर एल्डर चेंग चेनपिंग को बता रहे थे कि बच्चे, क्या तुझे रियलाइज भी हुआ इस पंच को मार के तो एक ट्रू मार्शल पाथ का वॉरियर बन चुका है और फाइनली चेनपिंग ने इतने पावरफुल डेटी का खात्मा कर दिया। ये सब देखकर ही बाउजिन के तो पसीने छूट गए। वो डर के मारे कहने लगा कि आखिर ये कैसे हो गया? तू बस एक थर्ड रेलम वाला मामूली सा कल्टीवेटर है, तो फिर तू डेटी स्पिरिट को मार कैसे पाया? देख, मुझे नहीं पता तूने कौन सी टेक्निक का यूज किया था, लेकिन तू मुझ पर हाथ नहीं उठा सकता, वरना मेरी लीफ फैमिली हमेशा के लिए तेरी दुश्मन बन जाएगी। मुझे मारने के बाद तू मेरी बहन बाओपिंग को क्या मुंह दिखाएगा? मगर चेनपिंग ने उसकी पिटाई लगाना शुरू कर दी। इतना ही नहीं, वो उसे मिट्टी खिलाते हुए पूछ रहा था कि बता अब कैसे लग रहा? जो बकवास तू मेरे बारे में इतनी देर से कर रहा था मैं उसे दोबारा से सुनना चाहता हूँ। वेल ये सब देखकर ही बाउजिन काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो चेनपिंग से कहता है कि अगर अब तूने मुझ पर हाथ उठाया है तो मैं चाहता हूँ कि तू मुझे खत्म कर दे। जिस पर चेनपिंग कहने लगा कि मारना तो मैं तुझे चाहता ही हूँ, लेकिन मैंने तेरे बड़े भाई से वादा किया था कि मैं सिर्फ एक बार तुझे जिंदा छोड़ूंगा, वो भी सिर्फ एक बार। जो सुनते साथ ही बाउजिन जोर जोर से हंसने लगता है। वो कह रहा था कि स्मॉल टाउन की चेन फैमिली का सारा फॉर्चून तुझे मिलना चाहिए था, लेकिन वो मेरे बड़े भाई को मिल चुका है। वो सारा लक, वो सारी ब्लेसिंग उसकी हो गई और तू, तेरे हाथ में तो हमेशा से ही कुछ नहीं था। तेरी जिंदगी मुश्किलों से भरी पड़ी थी। तूने तो बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया। वेल यहाँ पर वो अपने जेड टोकन का यूज करने ही वाला था, मगर चेनपिंग उसे रोक लेता है। बाउजिन कह रहा था कि तू एक यूजलेस है, अगर दूसरे लोग तुझ पर रहम नहीं दिखाते तो तू आज जिंदा भी नहीं होता। तो उनके एहसानों के तले दबा है, इसलिए तो मुझे मार नहीं सकता, और अगर मारा तो मसला हो जाएगा। यहाँ पर चेनपिंग ने सीधे उसके बाल पकड़ लिए थे। वो बाउजिन से कह रहा था कि तूने मुझे मारने की कोशिश की, सबसे पहला तूने ही मेरे खिलाफ साजिश रची थी, लेकिन फिर भी मैं तुझे इस बार जिंदा छोड़ रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने तेरे बड़े भाई से किया हुआ वादा पूरा किया, लेकिन आज के बाद तू बाउजिन और मैं चेनपिंग, हम दोनों का कोई कनेक्शन नहीं। मैं तुझे बड़े भाई शीशांग और बाओपिंग के
भाई जैसा ट्रीट नहीं करूँगा। और अब मैं तेरी पुरानी सारी गलतियाँ माफ कर रहा हूँ, तो दोबारा से मेरे रास्ते में मत आना। आज के बाद तू जो भी करेगा उसी पर तेरी लाइफ एंड डेथ डिपेंड होगी। जिस पर बाउजिन कह रहा था कि तेरी आंखों में जो लुक है वैसा ही मैं बनना चाहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा ताकतवर बनूंगा और फिर जैसे तू मुझे पीट रहा है वैसे ही मैं तेरा हशर करूंगा। बस फर्क इतना है कि तूने मुझे जिंदा छोड़ा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। वेल, बाउजिन ये सारी बकवास इसलिए कर रहा था ताकि वो चेन पिंग को गुस्सा दिला सके। वो कह रहा था कि नेक्स्ट टाइम जब हमारी मुलाकात होगी उस वक्त मैं तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके तेरा किस्सा खत्म कर दूंगा, तुझे एक स्लो और पेनफुल मौत मिलेगी। अब उसकी सारी बकवास सुनकर ही चेनपिंग उसे और बुरी तरह से पीटने लगा। चेनपिंग जानता था कि ये बंदा उसे जानबूझकर उकसा रहा है, मगर उसे गुस्सा ही इतना आया कि वो खुद को बिल्कुल रोक नहीं पा रहा था। अब इसी यहीं पर कट होकर हम लियो चेन को देख पाते, जो कि सुई ज़ैंग से कहने लगा कि तुमने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया कि मैं कितना ज्यादा ईवल हूँ और सेंट जीशांग की मौत में मेरा ही हाथ है। लेकिन क्या तुम अच्छे हो? तुम खुद को अच्छा मान के खुद को ही धोखा दे रहे। तुम्हारी डाली डायनेस्टी ने एक नकली व्हाइट जेड कैपिटल बनाई, जबकि तुम्हें पता है कि व्हाइट जेड कैपिटल मेरे मास्टर की है, मगर फिर भी हमने तुम्हारी डायनेस्टी को माफ कर दिया। उसके बाद मुझे एक और बात पता चली, ली बाओपिंग का फेट बाओपिंग वेस्ट कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ है। उनके फॉर्चून एक साथ ही राइज और फॉल होंगे। तो तुमने शीशांग को बचपन में यहाँ लाकर बाओपिंग का बड़ा भाई बनाया और फिर ऐसा गेम खेला कि चेनपिंग खुद बाओपिंग को लेकर सुई डायनेस्टी पहुंच जाए। इस तरह से बाओपिंग का बड़ा भाई शीशांग चेनपिंग के एहसानों तले दब जाएगा। फिर हो सकता है कि शीशांग चेनपिंग को सेंट जीशांग जैसे ही प्यार करे। तो बताओ फिर तुम कौन सा गेम खेल रहे थे? जिस पर सुई ज़ैंग कहने लगे कि ऐसे सवाल पूछने का क्या फायदा जिनका जवाब तुम ऑलरेडी जानते हो। तो लियो चेन कहने लगा कि मेरे सीनियर ब्रदर काओमिंग तीनों पाथ को यूनाइट करना चाहते हैं और मैं उन्हीं के मकसद को पूरा करने यहाँ आया हूँ। तुमने शीशांग के साथ जो कार्मिक कनेक्शन एस्टेब्लिश किए थे मैं उन्हें खराब करने ही यहाँ आया हूँ। तो सुई ज़ैंग कहते अरे वाह, ये तो और भी ज्यादा अच्छा हो गया, क्योंकि मैं अपना आखिरी और असली प्यादा उसकी सही जगह पर प्लेस करने की फिराक में हूँ। अब इस यहीं पर कट हो कि हम लॉर्ड जीशे को देख पाते हैं, जिन्हें मारने के लिए डाली डायनेस्टी के न जाने कितने सारे वॉरियर्स वहाँ पर पहुँच चुके हैं। वहीं पर एल्डर चेंग की भी एंट्री हो गई। वो कह रहे थे कि अब मैं यहाँ पर आया हूँ तो कोई और जीशे पर अटैक नहीं करेगा, प्लीज ये काम मुझे करने दो। तो बता फिर जीशे, क्या तो इस बुड्ढे के पंचेस खाने के लिए तैयार है? जिस पर जीशे कहने लगे कि मुझे भी तुम्हारा ही इंतजार था। दरअसल एल्डर चेंग 10वीं लेवल के मार्शल आर्टिस्ट हैं, जिसे स्टॉप रेल्म भी कहा जाता। इसके बाद आती है 11वीं रेल्म, मगर हजारों सालों से 11वीं रेल्म पर कोई भी पहुंच नहीं पाया। अब आप सोचोगे कि 11वीं रेल्म पर कोई पहुंच नहीं पाया तो फिर आलियांग और लियो चेन जैसे लोगों ने 14वीं रेल्म को अचीव कैसे किया? सो यहाँ पर कल्टीवेशन रेल्म का जो सवाल है उसे अगले एपिसोड में डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। उस वक्त आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। सो यहाँ पर सुई ज़ैंग लियो चेन से कहने लगे कि तुमने जीशे को यहाँ पर बुलाया ताकि वो शीशांग को अपने साथ ले जाए। शीशांग का यहाँ से जाना डाली डायनेस्टी का बहुत बड़ा नुकसान है। तुमने जीशे को काफी अच्छे से मैनिपुलेट किया होगा, इसलिए तो वो बंदा पूरी डाली के खिलाफ जाने के लिए तैयार हो गया। जिस पर लियो चेन कहने लगा कि सेंट जीशांग ने काफी मेहनत करके इस टाउन को प्रोटेक्ट किया था। जब लीजू केव हेवन डिस्ट्रॉय हुई थी उस वक्त भी जीशांग ने हेवन का सारा कहर खुद पे लिया ताकि वो स्मॉल टाउन के लोगों को बचा सके। तो बताओ, क्या तुम उनकी मेहनत पर पानी फेरना चाहते हो? अगर तुमने शीशांग को हमारे हवाले नहीं किया तो जीशे यहाँ के हर एक वॉरियर के साथ बैटल करेगा और इस क्रॉस फायर में तुम्हारा स्मॉल टाउन जलकर राख हो जाएगा और इस तरह से तुम अपने ही छोटे भाई जीशांग की कुर्बानी पर पानी फेर दोगे। जिस पर सुई ज़ैंग कहने लगी कि इस गेम में ऐसा कोई नहीं जिसका फायदा होगा, अगर हमारा नुकसान होगा तो तुम्हारा भी जरूर होगा। वहीं दूसरी तरफ लॉर्ड जीशे ने देखा कि यहाँ पर तो एक से बढ़कर एक पावर हाउस पहुँच चुका है, तो उन्होंने भी अपने धर्मा फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया। वो कह रहे थे कि मैं तो बस शीशांग को लेने आया था, मगर तुम लोगों ने मुझे हमला करने पर मजबूर कर दिया। अब इस बैटल की वजह से पूरा स्मॉल टाउन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जिसके बाद जीशे ने अपने धर्मा फॉर्म से इन लोगों पर बहुत ही भयानक अटैक कर दिया, जो देखते साथ ही सोड इमॉर्टल जू, एंसेस्टर साउजी और मास्टर रुआन ने भी उस पर अटैक कर दिया। मास्टर रुआन कह रहे थे कि स्मॉल टाउन में बैटल करना अलाउड नहीं है, ये रूल मैंने खुद बनाया था, तो अब उसे ब्रेक करने से क्या होता है उसका नजारा देखो। और देखते देखते इन सब ने एक साथ मिलकर जीशे पर अटैक चार्ज कर दिए। वहीं पर एल्डर चेंग कह रहे थे कि तुम स्मॉल टाउन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, तो मैं तुम पर ऐसा पंच हिट करूंगा जिससे अर्थ एंड हेवन दोनों भी शेक हो जाएंगे। और फिर एल्डर चेंग भी अपनी ची पावर को रिलीज कर देते हैं और अब हमें थोड़ी देर बाद का नजारा दिखाया गया। पूरा स्मॉल टाउन आग की लपटों में था। इन वॉरियर्स की बैटल में हुई क्रॉस फायर आज स्मॉल टाउन को निगलने की कगार पर है।
सो गाइस, वैसे तो हर एक कहानी की शुरुआत किसी हीरो, एम्परर या फिर डिवाइन फिगर से होती है, मगर सोर्ड ऑफ कमिंग की कहानी एक छोटे से टाउन पर निर्भर करती। भले ही चेनपिंग इस कहानी का हीरो होगा, लेकिन असली हीरो तो स्मॉल टाउन है। यहाँ की मिस्ट्रीज, किस्मत और बदकिस्मती का खेल इस दुनिया के पावरफुल फिगर्स को इन्फ्लुएंस करता आ रहा, और आज इस कहानी का मेन हीरो ही जल रहा था। अगर स्मॉल टाउन डिस्ट्रॉय हुआ तो इसके साथ यहाँ का हर एक लाइफ बाउंड पोर्सेलेन भी खत्म हो जाएगा। इस टाउन के सीने में दफन फॉर्चून बेकार हो जाएगा, और तभी हम यहाँ पर शीशांग को देख पाते हैं। ये वही बंदा है जिसके लिए भयानक बैटल हो रही थी। शीशांग ही काओमिंग द डिवाइन का अवतार है। इसका मकसद था तीनों टीचिंग्स यानी कि कन्फ्यूशियन, बुद्धिज्म और डाविज्म को एक करना, ताकि इस दुनिया के लोग बस एक ही बात को फॉलो करें। सुइजेंग बता रहे थे कि शीशांग का मकसद मैं जानता हूँ, मगर वो एक परिवार के साथ जुड़ चुका है। इसके अंदर जज्बात है, ह्यूमन फीलिंग्स का बोझ उसके ऊपर है। तो मेरा बस एक ही सवाल है कि क्या शीशांग अपने फीलिंग्स, अपने रिश्तों को ब्रेक करके अपना मकसद पूरा करेगा। जिस पर लियोजन उनसे कहने लगा कि तुमने शीशांग को बचपन में इस स्मॉल टाउन की ली फैमिली के घर पर सेटअप किया, उसका चेनपिंग के साथ बॉन्ड बनाया। क्या ये स्कीम सिर्फ इसलिए थी कि आप शीशांग के डिसीजन को परखना चाहते थे? शीशांग किसे चुनेगा ये देखने के लिए आपने इतना बड़ा शतरंज का दाव खेला। जिस पर सुइजेंग कहने लगे कि तुम किंगमिंग हेवन से बिलोंग करते हो। तुम्हारा सीनियर काओमिंग अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए शीशांग को बनाता है, ताकि तीनों पाथ के यूनिफिकेशन का क्रेडिट काओमिंग को मिल जाए। तुम्हारे उसी भाई की वजह से मेरा छोटा भाई जीशांग मारा गया। सो अगर तुम्हारा भाई इतनी बड़ी चालबाजी कर सकता है, इतना गिर सकता है, तो भला मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? तुम्हारे किंगमिंग हेवन ने मेरे भाई जीशांग को जबरदस्ती अपने गेम में घसीट कर उसे मार दिया, तो उसके बदले में मैंने सिर्फ तुम्हारे भाई काओमिंग के अवतार शीशांग को अपने शतरंज का प्यादा बना दिया। जो तुमने किया वही मैंने किया। तुमने मेरे भाई जीशांग को हेवन के हाथों खत्म करवा दिया, तो मैंने भी तुम्हारे भाई को मैनिपुलेट करके उस पर कार्मिक बोझ डाल दिया। और अब हम शीशांग को देख पाते, जो कि जलते हुए स्मॉल टाउन को देखकर कहने लगा कि सबका जिम्मेदार मैं हूँ, ये सब मेरी ही वजह से किया जा रहा, तो मैं ही इसे ठीक करूँगा। मुझे वो दिन याद है जब मेरे मास्टर यानी कि डाओ एंसेस्टर एक ऑक्स पर बैठकर मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझे बताया कि डाओ की पाथ सिर्फ एक ही सिंगल थॉट पर एग्जिस्ट करती है, और वो थॉट मैं तय कर चुका हूँ। जिसके बाद शीशांग ने अपनी पावर्स को रिलीज करना शुरू कर दिया, जो कि पूरे स्मॉल टाउन में फैल गई। उसने कुछ ही पलों में स्मॉल टाउन की आग को बुझा दिया। अब हमें वो पल दिखाए जाते जब शीशांग ने बाओजिन को बताया था कि चेनपिंग पर अटैक ना करे, और ना ही दोबारा कभी चेनपिंग के खिलाफ कोई साजिश होनी चाहिए। मगर बाओजिन ने उसकी बात नहीं मानी। तो शीशांग ने कहा कि इस दुनिया में ज्यादा स्मार्ट लोग होना अच्छी बात नहीं हो सकती। यही स्मार्ट लोग दुनिया को तबाही के कगार तक पहुंचा देते हैं। और उतने में सेंट जीशांग की सोल उससे मिलने पहुंच गई। उन्होंने शीशांग के सामने अपना सिर झुकाकर उसे रिस्पेक्ट दी थी। वो जानते भी थे कि शीशांग ही काओमिंग का अवतार है, और इसी शीशांग का मकसद पूरा करने के लिए उन्हें मार दिया गया। मगर फिर भी इन दोनों में कोई दुश्मनी नहीं थी। इन दोनों ने एक दूसरे के सामने सिर झुकाया, क्योंकि ये दोनों भी स्कॉलर्स हैं, और इनका स्कॉलरली बॉन्ड इतना डीप था कि डेथ भी इसे सीवियर नहीं कर पाई। यहाँ पर शीशांग ने अपनी पावर्स को रिलीज कर दिया। उसके हाथ में लोकस लीफ था, जो कि स्मॉल टाउन के एंसेस्टर ट्री से बिलोंग करता है। इस पत्ते के पास होने का मतलब है फॉर्चून, लेकिन शीशांग ने फॉर्चून को गिव अप किया। जो देख लियोजन कहने लगा कि शीशांग को स्मॉल टाउन से जो भी मिला था वो उसने वापस कर दिया। क्या अपने फॉर्चून को गिव अप करना इतना आसान हो सकता है? वहीं पर शीशांग अपनी सीनियर को याद करते हुए कहने लगा कि हमारे दिल पर जो बोझ है उसे हटा देना चाहिए। और ये देखकर ही सुइजेंग को सुकून मिला। वो कहते हैं कि मैंने शीशांग पर बेट लगाई थी, और शीशांग ने वही किया जिसकी मुझे उम्मीद थी। मुझे यकीन था कि वो अपने जज्बातों की कदर करके स्मॉल टाउन को डिस्ट्रॉय होने से बचा लेगा। और अब यहाँ पर हमें लियोजन के डिविनेशन स्क्रॉल दिखाए गए। उसने उन्हें क्लोज कर दिया था, और जैसे वो स्क्रॉल क्लोज हुए, स्मॉल टाउन में होने वाला हर एक इंसिडेंट अपने आप रिवर्स होने लगा। शीशांग ने अपनी पावर्स का यूज करके स्मॉल टाउन को बचा लिया था, तो उसकी वो पावर भी वापस शीशांग के पास चली गई। सभी वॉरियर्स ने मिलकर अपने एबिलिटीज का यूज करके सेंट जीशे पर अटैक किया था, तो वो सब भी अपने आप वैनिश होने लगा, यानी कि हर एक चीज वापस जा चुकी है। लियोजन ने अपने आर्टिफैक्ट का यूज करके समय को पीछे ढकेल दिया था। वो कहने लगा कि अगर हमारी डील नहीं हुई तो यहाँ पर
पर जो चल रहा था वही होगा। ये सभी कल्टीवेटर्स जीशी को मारने के चक्कर में स्मॉल टाउन को तबाह करेंगे और शीशांग स्मॉल टाउन को बचाने की खातिर अपनी ब्लेसिंग वापस कर देगा। तो ये सब करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, इसमें तुम्हारा भी नुकसान है और मेरा भी। तो क्यों ना एक बार फिर से डील की जाए। इधर चेनपिंग अभी भी बाओजिन की कुटाई लगा रहा था और बाओजिन वही बातें बोल रहा था कि मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। यहाँ पर चेनपिंग अपने फाइनल पंच से उसका काम तमाम करने ही वाला था, मगर उसने खुद को जैसे तैसे रोक लिया। वो कह रहा था कि शुक्र मना मैं तेरे भाई की इज्जत करता हूँ, इसलिए इस बार मैंने तुझे जिंदा छोड़ दिया, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। जब तो नेक्स्ट टाइम मेरे सामने आएगा उस वक्त मैं तुझे ऐसी भयानक मौत दूंगा कि देखने वाले की रूह कांप जाए। अरे अब चेनपिंग उसे छोड़ देता है। तब तक शीशांग भी वहाँ पर पहुँच चुका था। वो चेनपिंग से कहने लगा कि तुमने सिर्फ मेरे खातिर इसे जिंदा छोड़ दिया, मैं इसके लिए तुम्हारा हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। अरे अब वांग बाओजिन को उठाकर वहाँ से रवाना हो गया। शीशांग और चेनपिंग अब आमने सामने थे। यहाँ पर शीशांग चेनपिंग को बताने लगा कि कुछ चीजें ऐसी हुई कि मैं भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाया। दरअसल मैं खुद को ही पहचान नहीं पाया था। मैं बचपन में ही सोचता था कि आखिर मैं हूँ कौन, मेरी असली पहचान क्या है। और आज मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए। जब हमारे स्मॉल टाउन पर मौजूद लीजू केव हेवन डिस्ट्रॉय हुई थी, उस वक्त स्मॉल टाउन का कोई भी बंदा ची पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, मगर मैंने तो कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू कर लिया। उसी वक्त मुझे फील हुआ कि मुझ में कुछ तो ऐसा है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा। एक्चुअली हमारे स्मॉल टाउन की चेन फैमिली कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हुई थी। तुम अकेले ही चेन क्लैन के वारिस थे, तो स्मॉल टाउन में तुम्हारी चेन फैमिली का जो भी फॉर्चून था वो तुम्हें ही मिलना चाहिए, मगर तुम्हारी पोर्सलिन बचपन में ही ब्रेक हो गई और उस वजह से वो सारा फॉर्चून मुझे मिल गया। यानी कि किसी ने जानबूझकर तुम्हारी लाइफ बाउंड पोर्सलिन को ब्रेक किया। अब मैं नहीं जानता कि ये काम किसने किया था, लेकिन मैं इतना तो जानता हूँ कि जो फॉर्चून मुझे मिला वो मेरा कभी था ही नहीं। भले ही मैं चेन फैमिली का मेंबर हूँ, लेकिन मैं स्मॉल टाउन में पैदा नहीं हुआ था। मुझे तो यहाँ पर लाया गया ताकि तुम्हारा फॉर्चून मुझे मिल जाए। और अब सच्चाई जानने के बाद मैं ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि मैं किसी और के फॉर्चून का यूज करूँ। देखो ये वुडन पीच टैलिस्मान मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी के जरिए मुझे वो डाओ फाउंडेशन मिली जो कि असल में तुम्हारी थी। तो मैं इस डाओ फाउंडेशन को तुम्हारे हवाले करना चाहता हूँ। इसके जरिए मैं तुम्हारा सारा फॉर्चून तुम्हें वापस लौटा दूंगा। यही एक राइचियस वे है, तो प्लीज इसे एक्सेप्ट करो। मगर चेनपिंग ने उस टोकन को लेने से मना कर दिया। वो कह रहा था कि बड़े भाई मैं आपसे फॉर्चून वापस नहीं ले सकता, और सच बताओ तो मुझे कोई पछतावा भी नहीं हो रहा कि मेरा फॉर्चून आपको मिल गया। अगर ये फॉर्चून मेरे पास होता तो शायद मैं वो नहीं बन पाता जो कि मैं आज हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं बाओजिन को खत्म करने के एकदम करीब था। इस लाइफ में मैंने एक ही लॉन्ग जर्नी की थी और उसी में मैंने काफी कुछ देखा और रियलाइज किया। मैं समझ चुका हूँ कि इस दुनिया में बहुत कुछ गलत हो रहा। जब हम सुई डायनेस्टी जा रहे थे तब रास्ते में न जाने कितनी ही बार हम पर जानलेवा अटैक किए गए, चाहे फिर वो दिल्ली के एम्प्रेस ने किए हो या फिर सुई डायनेस्टी के लोगों ने। मैं उस वक्त उन सभी को खत्म करना चाहता था, लेकिन बाओपिंग और मेरे दोस्त साथ होने की वजह से मैंने खुद को रोक लिया, इवन लोगों को जिंदा छोड़ दिया। जिस पर शीशांग कह रहा था कि तुम्हें खुद पर प्राउड होना चाहिए कि तुमने अपने गुस्से को काबू में रखा। तो चेनपिंग कहता है कि मैं तो बचपन से यही सोचता आया कि मेरे पेरेंट्स अच्छे लोग थे, मेरे दोस्त अच्छे हैं, सेंट जीशांग रहमदिल और नेक थे, तो मैं भी उन्हीं जैसा बनना चाहता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं सेंट जीशांग जितना रहमदिल नहीं बन पाऊंगा। अगर आपके वादे को निभाना नहीं होता तो बाओजिन थोड़ी देर पहले ही मेरे हाथों मारा जाता, और मुझे डर है कि कहीं मेरा ऐसा बर्ताव मेरे सेंट जीशांग को डिसअपॉइंट न कर दे। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया था और मैं किसी भी कीमत पर उनके भरोसे को तोड़ना नहीं चाहता। उसकी ये सारी बातें सुनकर शीशांग कहता है कि तुम एक इंसान हो। गुस्सा, लालच, अहंकार ये इंसानी दिलों में बचपन से ही पाया जाता, मगर इसके बावजूद भी तुमने हमेशा अच्छाई पर फोकस किया। सामने वाला तुम्हें कितना ही जलील करे, तुम पर अत्याचार करे, मगर तुम हमेशा अच्छाई को चुनते आए हो। बुराई पर अच्छाई को चुनना, बार बार लगातार हर दिन बस अच्छाई का साथ देना एक इंसान के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। तुम्हें चाहे किसी पर भी कितना ही गुस्सा क्यों ना आए, तुमने हमेशा अच्छाई का दामन थाम के रखा। क्या तुम्हें पता है ये सब कौन कर सकता? हमारे कन्फ्यूशन के सेजेस ही ऐसा बर्ताव कर सकते हैं। वो लोग खुद के एक्शन को एकांत में स्टडी करते
करते हैं और फिर खुद को मास्टर बनाते। और तुम तो अभी से एक सेंट जैसा बर्ताव कर रहे हो, इसलिए ऐसा मत सोचना कि तुम सेंट जीशांग को डिसअपॉइंट करोगे। देखो, इस दुनिया के प्रिंसिपल पेपर्स पर लिखे हैं और हम दोनों भी इस दुनिया को एक्सप्लोर करने वाले। उस वक्त तुम समझ जाओगे कि इस दुनिया को अच्छाई और बुराई से कोई लेना देना नहीं। तुम एक अच्छे इंसान हो, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही तुम्हारी बुराई से। तुम जब ये सब देखोगे और उसके बावजूद भी बुराई के खिलाफ अपना पंच रेज करोगे, उस वक्त समझ जाना कि तुमने खुद को क्लियरली पहचान लिया है। इधर जीशी दोबारा से सोड इमॉर्टल जू से वही सवाल पूछ रहे थे कि क्या तुम वाकई मुझ पर अटैक करना चाहते हो। और दोस्तों, जब ये जू उन पर अटैक करेगा तब क्या होगा, ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और यहाँ पर जू ने बताने लगा कि मैंने 60 सालों में एक बार भी अपनी फुल सोल्ड स्ट्राइक को हिट नहीं किया। मैंने हमेशा खुद को काबू में रखा, लेकिन आज वो बांध टूट रहा है। तो हेवनली लॉर्ड जीशे, प्लीज मेरी सोल्ड स्ट्राइक को रिसीव कीजिए। सो यहाँ पर ये तीनों भी फाइटिंग करने पर उतर आए थे, मगर उतने में ही उन्हें एक परिंदे ने रोक लिया। वो कह रहा था कि बस बहुत हुआ। अब उस आवाज को सुनते साथ ही जीशे ने ग्रैंड मास्टर कह के उसे ग्रीट किया और तभी उस परिंदे से आवाज आई कि इस दुनिया में शांति कायम रखने से ही प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी। सिर्फ किलिंग और बैटल चलती रही तो हर तरफ बस तबाही मचेगी। इसलिए मैं तुम तीनों को बता रहा हूँ कि बेवजह फाइट मत करो। सब उस परिंदे के कहने पर ही तीनों भी शांत हो गए, क्योंकि उस बर्ड के जरिए जीशे के ग्रैंड मास्टर ने उनसे बात की थी। और अब यहाँ पर जीशे कहते हैं कि शायद मेरी सिंसियरिटी में कमी आ गई, जो मैं यहाँ आकर जबरदस्ती डील करना चाहता था। खैर, मैं उन तीनों कल्टिवेटर्स की मांग क्यों कर रहा था, इसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए मैं तैयार हूँ। तो ये दोनों भी तुरंत ही उसे रिस्पेक्ट शो करते हैं। वेल, ये फाइट इसलिए होने वाली थी क्योंकि जीशे बिना किसी डिटेल और इन्फॉर्मेशन के डाली के 3 बंदों को अपने साथ ले जाना चाहते थे। इधर मास्टरों और निंग्याओ की सोड बनाने के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। उनके हैमर से उनकी स्ट्रॉन्ग ची पावर रिलीज होकर तलवार को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही थी और उनके हर एक वार के साथ समय मानो रुक सा गया। फाइनली उस सोड ने अपना शेप पकड़ना शुरू किया था और तभी वहाँ पर सोड ची रिलीज होकर निंग्याओ की सोड तैयार हो गई। रुआन कह रहे थे कि ये मैंने बनाई पहली सोड है, हो सकता है कि इसके बाद मैं कभी कोई तलवार फोर्ज ना करूं। और अब उन्होंने वो सोड केस वेईबो के हाथ में थमा दी। वो कह रहे थे कि जब ये तलवार ग्रेट ची सोड वॉल पर पहुंचेगी तब वो लड़की निंग्याओ इसका यूज करके हजारों डीमंस का खात्मा कर देगी और वही मेरा मकसद था। खैर, एल्डर यांग ने इस तलवार की ऑरा को कंसील किया है, तो इस तलवार पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। तभी शुई कहती, फादर ये तलवार काफी ज्यादा पावरफुल है, तो क्या आपको पूरा यकीन है कि इसकी वजह से कोई गड़बड़ी नहीं होगी। तो रुआन बताने लगी कि जब तक ये तलवार सील्ड है तब तक इसकी असली पावर का अंदाजा किसी को भी नहीं लगने वाला, लेकिन अगर ढेर सारे डीमंस इसके सामने आ जाए तो ये तलवार खुद होकर ही खुद की पावर्स को रिवील कर सकती है। इसलिए चेनपिंग को बता दो कि उसने अपने सफर में काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। सब वो तलवार लेकर वहाँ से निकल पड़ी। मास्टर रुआन दिल ही दिल में अपनी बेटी के लिए नाराज थे। वो सोचते कि चेनपिंग अब ग्रेट सोड वॉल की तरफ निकल पड़ा है, वो अपने कर्मा के रास्ते को फॉलो करेगा और तुम हमेशा उसके लिए परेशान रहोगी, मगर इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। चेनपिंग अब तुमसे ही दूर जाने वाला है। इधर चेनपिंग भी अपने सफर के लिए तैयार हो गया। वो शाओटोंग को बता रहा था कि मेरे वापस आने तक तुम लोग मन लगाकर प्रैक्टिस करना, बेवजह किसी के सामने मुंह की पेटी मत खोलो। तुम्हें तो पता ही है कि तुम उसी बंदे के मुंह लगते हो जो तुमसे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है। वैसे मैंने माउंटेन गॉड वीब और एल्डर चिंग से बात कर ली है, ये लोग तुम्हारी मदद करेंगे, इसलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मगर शाओटोंग इतना नाराज था कि वो चेनपिंग से कोई बात नहीं करता। वहीं पर फायर पाइथन उसे रोते हुए कहने लगी कि मास्टर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं हमारे घर का और इस शाओटोंग का ख्याल रखूंगी। तो चेनपिंग उसकी आंखें पोंछते हुए कह रहा था कि मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगा। वहीं पर शुई कहती कि निंग्याओ को मेरी तरफ से हाय बोल देना। यहाँ पर शुई काफी ज्यादा नाराज थी। वो चेनपिंग को लाइक करती है तो उसे हर्ट हो रहा था कि चेनपिंग निंग्याओ के पास जा रहा, मगर फीलिंग्स को सप्रेस करना तो कोई शुई से सीख ले। तभी वेईबो चेनपिंग से कहते कि क्यों ना तुम एल्डर चेंग से मिल के आओ, मगर उसने वहीं से उनके सामने रिस्पेक्ट पेश की। दरअसल चेनपिंग गुड बाय बोलने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वहीं पर एल्डर चेंग कह रहे थे कि चलो लियोचेन इस टाउन में आ ही गया तो क्यों ना उसके साथ पंचेस को एक्सचेंज किया जाए। और मैं अच्छे से जानता हूँ कि लियोचेन भी यही चाहता है। इस हम जैंग को देख पाते जो कि अपने ही ओल्डर फॉर्म सुई जैंग के साथ शतरंज खेल रहा था। वो कहता है कि तुमने तो लॉर्ड जीशी के साथ काफी अच्छी तरीके से डील की, अब हम आसानी के साथ सुई डायनेस्टी की जमीन का यूज कर सकते हैं और उनके पास शांति की मांग करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। हमारी डायली डायनेस्टी की आर्मी उनके सामने से साउथ में मार्च करेगी और वो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। इस बार तो सुई डायनेस्टी पूरी तरह से फिनिश
पेशी समझ लो। जिस पर सुइजैंग कहने लगे कि भले ही फिलहाल सुई डायनेस्टी का गांव क्लैन लिलियत फील कर रहा होगा, लेकिन दोबारा से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। जिस पर जैंग कहने लगा कि वो चीजें मैटर नहीं करती, इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि अब साउथ में भी हमारी डाली डायनेस्टी का परचम लहराएगा। जिस पर सुइजैंग कहने लगे कि हुआंगटिंग किंगडम के होंग क्लैन ने भी हमारे सामने सरेंडर कर दिया। तुमने वहाँ पर काफी अच्छा काम किया था। चेनपिंग को लिंग्यून सेक के खिलाफ करके वहाँ के वाटर गॉड को सबक सिखाया। उस वक्त तुमने हमारे मास्टर की पावर सुधार लेकर ग्रेट वाटर पैलेस में तबाही मचा दी। सच बताओ तो तुम्हारी वो मूव काफी ज्यादा क्लेवर थी। जिस पर जैंग कहने लगा कि मैंने उस चालबाजी से हमारे डाली डायनेस्टी के साउथ कैंपेन का रास्ता ओपन किया, साथ ही मेरे मास्टर चेनपिंग के दिल पर का बर्डन भी थोड़ा सा कम कर दिया। तो सुइजैंग कहने लगे कि उस दिन तो चेनपिंग तुम्हें खत्म करने के काफी ज्यादा करीब था और तुम अभी भी उस पर फेवर कर रहे हो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम चेनपिंग को कब से पसंद करने लगे। जिस पर जैंग बताता है कि चेनपिंग अब मेरे मास्टर हैं और उस दिन उसने अपनी सोड एनर्जी का यूज करके बस मेरा दिमाग ठिकाने पर लाया था। लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हें ये बात अच्छी नहीं लग रही कि मेरे मास्टर चेनपिंग ग्रेट पाथ पर चल रहे हैं। तो सुइजैंग कहने लगे कि तुमने चेनपिंग को एक सीक्रेट लेटर भेज के ली बाओजिन को पीटने के लिए भेज दिया। उस दिन चेनपिंग बाओजिन की पिटाई लगाने इसलिए गया था क्योंकि तुमने उसके कान भरे। तुम्हें क्या लगा मुझे ये बात पता नहीं चलेगी? जो सुनते साथ ही जैंग सुइजैंग पर काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था कि तू एक नंबर का कमीना बुड्ढा है। तूने ही बाओजिन का यूज करके शीशांग को स्मॉल टाउन में क्यों लाया गया था ये बात एक्सपोज करवा दी। तुम उस बाओजिन की मदद से चेनपिंग के माइंड स्पेस को शैटर करवाना चाहते थे। तुमने मेरे मास्टर के खिलाफ साजिश रची। तो अब ये मत भूलना कि मैं भी तुम्हारे खिलाफ कोई ना कोई चाल चलूंगा। सपने में भी मत सोचना कि तुम मेरे होते हुए मेरे मास्टर को हर्ट कर सकते हो। सो गाइस, जैंग की बातों से ये साबित हो गया कि वो चेनपिंग के साथ पूरे दिल से लॉयल बन चुका। वो तो अपने ही ओल्डर फॉर्म को डांट रहा था। तभी सुइजैंग उससे कहने लगे कि चेनपिंग ने शीशांग से वादा किया था कि वो सिर्फ एक बार ही बाओजिन को जिंदा छोड़ेगा और उसके बाद बाओजिन के साथ क्या होगा ये तो खुद चेनपिंग को भी नहीं पता। ये सारा मेरा ही प्लान था। फिलहाल बाओजिन हमारे काम आ रहा है इसलिए वो जिंदा है। एक बार उसका यूज खत्म हो जाए तो वो भी ऊपर वाले के पास पहुंच जाएगा। मैं भी उसे मारना चाहता हूँ जो चेनपिंग से नफरत करेगा। अब ये सुनते साथ ही जैंग तुरंत ही उन्हें मस्का मारते हुए मसाज देने लगा। वो कहता है माफ करना बुढ़ाओ, मुझे लगा तुम मेरे मास्टर के खिलाफ हो। तो उसकी हरकतें देखकर सुइजैंग कहने लगा कि पता चल रहा कि तुम ची कल्टीवेशन की 10वीं लेवल तक इतने साल अटके क्यों थे। तुम किसी काम के नहीं हो। जो सुनकर जैंग कह रहा था कि लोग तो खुद को कोसने के लिए अपने अतीत को ब्लेम करते हैं और तुम हो कि मुझे डांट रहे हो जबकि मैं तुम्हारा ही फॉर्म हूँ। पता नहीं तुम्हें खुद को जलील करने में इतना मजा कैसे आ रहा। वैसे मुझे एक और बात समझ नहीं आ रही कि तुमने और लियो चेन ने सब कुछ इतनी शांति के साथ कैसे निपट लिया। ना कोई फाइटिंग ना कोई झगड़े। तुम दोनों की डील तो बड़ी ही खामोशी के साथ हुई। तुमने तो उसके मुंह पर अपना चेस पीस भी फेंक के नहीं मारा और यहाँ पर जैंग उनके मुंह पर अंगूर मार रहा था। सुइजैंग और जैंग की मीटिंग काफी अजीब है। कई सुइजैंग के साथ ऐसा बर्ताव होना मजे का लग रहा था। तो सुइजैंग उससे कहते कि लियो चेन और मैं हम दोनों भी एक एक कदम पीछे हट गए। उसने डाली के माओ कुजान पर कब्जा नहीं किया और उसके बदले में मैं शीशांग को आजाद कर चुका हूँ। शीशांग अब पूरे हावरान वर्ल्ड में ट्रैवल करके अपने स्टडीज को कंप्लीट कर सकता है। लेकिन अब शीशांग चेनपिंग के बहुत बड़े कर्जे के नीचे दब चुका। चेनपिंग का सारा फॉर्चून उसके पास है और चेनपिंग ने उसे वापस लेने से भी इनकार कर दिया। मगर आज न कल शीशांग को चेनपिंग का ये एहसान चुकाना ही पड़ेगा। तो जैंग कहता है कि चाहे तुम इसे किस तरह से ही क्यों ना देखो, तुम्हारी हर एक चाल मेरे मास्टर से ही कनेक्टेड है। मेरे मास्टर चेनपिंग है इतने ऑसम कि उनका कोई जवाब नहीं। मगर लियो चेन इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। आपने उसे और भी कुछ देने का प्रॉमिस किया होगा। जिस पर सुइजैंग कहने लगे कि लियो चेन हमारे ग्रैंडफादर के साथ फाइट करना चाहता था तो मैंने भी उसकी बात मान ली और तुम टेंशन मत लो, हमारे ग्रैंडफादर खुद उसके साथ मुकाबला करने के लिए बेताब थे। तो लियो चेन अब उनसे मिलने पहुंच जाता है ताकि सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाए। और अब हम देख पाते हैं शाओटोंग को जो कि हमेशा जैसे बदतमीजी पर उतर आया था। इस बंदे की किस्मत ही इतनी खराब है कि जिससे भी टकराएगा वो जरूर से पावर हाउस होगा। तो शाओटोंग लियो चेन से पूछने लगा कि बता भाई तू मुंह उठा के कहाँ जा रहा? क्या तुझे पता है यहाँ के पास वाले जंगल में सबसे भयानक ब्लैक पाइथन घूमता रहता। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने आज उसे भूखा रहने का हुक्म दिया है, वरना
वरना तू तो कब का ही उसका खाना बन जाता। तो लियो चेन भी नौटंकी करते हुए कहने लगा कि ओ अच्छा, फिर तो मैंने इस नन्हे उस्ताद का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो शाओटोंग कहने लगा सुन मेरी बात, अब मेरे मास्टर यहाँ पर है नहीं तो मैं ही बैम्बू हाउस का करता धरता हूँ, सो अब यहाँ पर मेरा ही हुक्म चलेगा। जो सुनते साथ ही लियो चेन उससे पूछने लगा कि भाई क्या आप अपना नाम बता सकते हो, जिस पर शाओटोंग ने खुद को ड्रैगन किंग घोषित कर दिया। साथ ही वो लियो चेन के सामने काफी मजे के साथ स्टाइल मार रहा था और उतने में एल्डर चेंग उससे कहने लगे क्यों इस सांप के पिल्ले, तेरी हिम्मत की तो दाद देनी चाहिए जो तू इस बंदे को इनवाइट कर रहा। अब शाओटोंग थोड़ा सा पैनिक होकर लियो चेन से पूछता है कि मेरे भाई तू कहीं गलती से 10वीं या 11वीं राउंड का कल्टीवेटर तो नहीं है ना। अब जैसे ही लियो चेन ने ना में जवाब दिया, शाओटोंग का कद दोबारा से ऊंचा हो गया। वो एल्डर चेंग से कहता है कि मैंने इस लिटिल डाविस को अच्छे से तमीज सिखा दी, अब ये मुंह उठा के कहीं नहीं जाएगा। तो एल्डर चेंग उसे बताने लगे कि तू जिसे तमीज सिखा रहा था वो किंगमिंग हेवन के डाओ पैट्रियार्क का तीसरा डिसाइपल है, और अगर इस दुनिया के पूरी डाविस्ट ऑर्डर की बात की जाए तो इनकी रैंकिंग 3rd है। इनका नाम है लियो चेन। जो सुनते साथ ही बेचारे शाओटोंग को दिल का दौरा पड़ गया। वहीं पर लियो चेन बड़ी फनी अंदाज में उसकी तरफ देख के स्माइल कर रहा था। बेचारा शाओटोंग तो सीधा नीचे गिर गया, अब तो उसके शरीर में प्राण ही नहीं बचे थे। इधर लियो चेन एल्डर चेंग से पूछने लगे कि बताओ क्या तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो। तो एल्डर चेंग उन्हें रिस्पेक्ट पेश करते हुए कहने लगे कि यही तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं 14वीं राउंड के किसी जीनियस का मुकाबला करूं। तो ग्रैंड मास्टर लियो चेन प्लीज मुझे गाइड कीजिए। इधर बेचारे शाओटोंग की नैया तो डूब ही गई। वहीं पर लियो चेन उसे हल्के से टैप करते हुए पॉन्ड में फेंक देते हैं और अब वो एल्डर चेंग से कहने लगे कि मैं तुम्हारे साथ 1 या 2 राउंड ही फाइट कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम 4 या 5 राउंड फाइट की मांग करोगी तो इससे मेरे जैसा डाओइस्ट मुश्किल में फंस जाएगा, क्योंकि मैं किंगमिंग हेवन का बंदा इस हावरान रेल्म में अपनी सारी पावर्स का यूज नहीं कर पाऊंगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं। जिसके बाद वो दोनों भी वहाँ से एक स्पेस में चले गए। इधर जैंग कह रहा था कि लियो चेन इस दुनिया में आने के बाद उसे हावरान वर्ल्ड के रूल्स को फॉलो करना होगा। इस बैटल में वो सिर्फ 13वीं राउंड तक की पावर का ही यूज कर सकता है। जिस पर सुइजैंग बताने लगे कि लियो चेन काफी ज्यादा स्मार्ट है, उसने एक पॉकेट रेल्म बनाई और उसमें उनका मुकाबला होगा, यानी कि वो पॉकेट रेल्म हावरान वर्ल्ड का हिस्सा नहीं है, तो वहाँ पर वो अपनी 14th रेल्म की सारी पावर का यूज कर सकता है और वो भी बिना किसी रूल को ब्रेक किए। इधर लियो चेन भी एल्डर चेंग को यही बता रहा था कि अब हम इस पॉकेट रेल्म में है तो हावरान के लिटरेरी टेम्पल के रूल्स मुझे बाइंड नहीं कर सकते, मैं अपनी फुल पावर का यूज कर पाऊंगा, तो तुम भी बिल्कुल कसर मत छोड़ना। जिस पर एल्डर चेंग कहने लगे कि आप वाकई जोशीले हो और मुझे ऐसे हाई स्पिरिटेड लोग पसंद आते। तो लियो चेन कहने लगा कि जब मैं जवान था उस वक्त मैंने हावरान वर्ल्ड को एक्सप्लोर करके न जाने कितनी 10वीं रेल्म वाले मार्शल आर्टिस्ट को गैदर किया, चाहे इसमें एम्परर हो या फिर रास्ते पर रहने वाला आम आदमी, तो वो लोग ही मेरे बिहाफ में तुम पर पंच हिट करेंगे। और इतना कहते साथ ही उन सभी 10वीं रेल्म वाले मार्शल आर्टिस्ट को एल्डर चेंग पर रिलीज कर देता है। हालांकि एल्डर चेंग ने बड़ी तेजी के साथ अपनी ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करते हुए उन पर अटैक करना शुरू कर दिए, मगर थोड़ी देर में वो इतने सारे बंदे उन पर भारी पड़ जाते हैं। हालांकि इससे तो एल्डर चेंग को और भी ज्यादा मजा आने लगा। वो कह रहे थे कि लगभग 100 सालों के बाद मैं इतनी जबरदस्त फाइट कर रहा हूँ। यहाँ पर उन्होंने भी अब उन बंदों की धुलाई लगाना शुरू कर दी। अपनी जबरदस्त मूव के साथ उन कल्टीवेटर्स पर पंचेस की बारिश कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर में वो सारे मार्शल आर्टिस्ट उन पर भारी पड़ते हुए उन्हें दबोच लेते हैं। यहाँ पर एल्डर चेंग पूरी तरह से उनकी गिरफ्त में थे, लेकिन उतने में ही उन्होंने खुद को आजाद करते हुए 1 बाय 1 उन सबकी धुलाई लगा दी। यहाँ पर इतना जबरदस्त मुकाबला हो रहा था कि पॉकेट रेल्म पर भी इसका असर होने लगा। और गाइस इसी मुकाबले के दरमियान मैं आपको इस सीरीज के कल्टीवेशन के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहती हूँ। दरअसल यहाँ पर कल्टीवेशन की 2 मेन पाथ है, पहली है ची रिफाइनर और दूसरी है मार्शल आर्टिस्ट। अगर पहली पाथ यानी कि ची रिफाइनिंग की बात की जाए तो इसमें टोटल 15 रेल्म है, यानी कि 15 रेल्म। सो फर्स्ट रेल्म से लेकर 13वीं रेल्म तक ब्रेक थ्रू करना एक हिसाब से पॉसिबल भी है, लेकिन जो इसके बाद आने वाली 14th और 15th रेल्म है इन्हें लॉस्ट रेल्म कहा जाता, क्योंकि इन पर बहुत ही कम लोग पहुँच पाते। और जो भी कल्टीवेटर 14वीं और 15वीं रेल्म पर जाएगा उसके पास दुनिया के लॉस को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी होगी। ऐसे लोग टाइम को रिवर्स करके फ्यूचर के साथ छेड़खानी कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल लियो चेन और सेंट जीशांग ये दोनों भी ची रिफाइनिंग की 14th लेवल पर हैं। अब इसी ची रिफाइनर पाथ के अंडर 2 सब पाथ हैं, एक है सोड कल्टीवेटर और दूसरी है कन्फ्यूशियन सेज पाथ। सोड कल्टीवेटर्स अपनी भयानक बैटल्स और किलिंग सोड एनर्जी के जरिए खुद को पावरफुल बना सकते। सो अगर सोड कल्टीवेटर्स का एग्जाम्पल बताया जाए तो इसमें आते हैं आलियांग, सोड इमॉर्टल, जू और निंग्याओ। वहीं पर कन्फ्यूशियन सेजेस
पाथ काफी ज्यादा अलग है। ये लोग पीसफुली स्टडी करके कैरेक्टर्स को डेवलप कर सकते हैं। ये लोग पावरफुल से पावरफुल कैरेक्टर फॉर्म कर सकते। इनके टैलेंट और टीचिंग की अंडरस्टैंडिंग से ये लोग 15वीं रैंक तक भी जा सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल है सेंट जीशांग, सेंट वेईशांग और सुईजैंग। अब बात करते हैं इस दुनिया की कल्टीवेशन के सेकंड पाथ यानी कि मार्शल आर्टिस्ट की। तो इस पाथ में सिर्फ 10 रेल्म है। 11वीं रेल्म अवेलेबल तो है मगर वहाँ कोई जा नहीं सकता और इसी वजह से 10वीं रेल्म को स्टॉप रेल्म भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ तक आने के बाद कोई भी मार्शल आर्टिस्ट पाथ का बंदा आगे बढ़ नहीं सकता। और अगर कोई गलती से 11वीं रेल्म पर पहुँच पाया तो वो सीधे एक मार्शल गॉड बनेगा। और इसी वजह से इस सीरीज में शुरू से ही कहा गया कि 10वीं रेल्म के मार्शल आर्टिस्ट बहुत ही कम पाए जाते। अगर मार्शल आर्टिस्ट की स्पेशलिटीज की बात की जाए तो ये लोग स्पिरिचुअल पावर का यूज नहीं करते और ना ही इन्हें किसी ट्रेजर पर डिपेंड रहना पड़ता। ऐसे लोग अपनी बॉडी को इतना स्ट्रांग बनाते हैं कि इन्हें किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चेनपिंग की किस कदर धुलाई हुई। दरअसल चेनपिंग ने मार्शल आर्टिस्ट पाथ को चुना था तो एल्डर चेंग बस उसे स्ट्रांग बना रहे थे। अगर एल्डर चेंग की बात की जाए तो ये मार्शल आर्टिस्ट की 10वीं रेल्म के पिक पर पहुंच चुके हैं, यानी कि ऑलरेडी एक हाफ मार्शल गॉड बन चुके थे। इस पाथ में ना कोई शॉर्टकट चलता और ना ही ट्रेजर्स। ये पाथ प्योरली तुम्हारे हार्डवर्क पर निर्भर करती। और गाइस यहाँ पर मैं आपको एक स्पॉइलर देना चाहती हूँ। दरअसल चेनपिंग ही एक पहला ऐसा बंदा बनेगा जो कि मार्शल आर्टिस्ट भी होगा और सोर्ड कल्टीवेटर भी। उसके जैसा इस दुनिया में कोई ना ही है और ना ही होगा। आई होप अब आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो चुकी होगी। तो कहानी पर दोबारा से वापस आ जाते हैं। एल्डर चेंग ने अपने ब्रूट फोर्स के दम पर लियोचेन के सभी बंदों को हरा दिया था, इसलिए लियोचेन अगले अटैक के लिए एक सोर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। इधर सुईजैंग बता रहे थे कि ची रिफाइनिंग के लोग हायर लेवल पर पहुंच सकते हैं, मगर ची रिफाइनर से ज्यादा खतरनाक है मार्शल आर्टिस्ट पाथ। आज हमारे ग्रैंडफादर को 11वीं रन पर पहुंचने का मौका मिलेगा और फिर वो एक मार्शल गॉड बन सकते हैं। इधर लियोचेन ने अपने एक जायंट फिश को फॉर्म कर लिया तो एल्डर चेंग भी उस पर एक जोरदार पंच हिट कर देते हैं और अब वो लियोचेन को कूटने के लिए उसके पीछे लग गए। तो लियोचेन अपने टैलिस्मान का यूज करते हुए वहाँ पर गोल्डन शैकल्स को फॉर्म करने लगा तो थोड़ी देर में एल्डर चेंग उसमें फंस जाते हैं। लियोचेन कह रहा था कि हम इंसान लालच के चक्कर में खुद को खुद के ही केज में ट्रैप कर देते हैं, हमारा ऑब्सेशन हमें बांध लेता। और फिर उसने एल्डर पर जबरदस्त अटैक कर दिया। लियोचेन उनसे कह रहा था कि आपने जिंदगी भर फाइट की, बिना किसी रोक टोक के पंचेस जड़ते गए, मगर क्या आपने कभी पीछे मुड़कर देखा है कि आपके टारगेट बनने से कौन शैटर हुआ था? न जाने कितने ही सारे लोग इसमें मारे गए। खैर मैं एक डाविस्ट हूँ और मैं ड्रीम्स पर भरोसा रखता, तो क्यों ना मैं आपको एक सपना दिखाऊं। और अब एल्डर चेंग को एक ड्रीम दिखने लगा जिसमें एक सेंट प्रैक्टिस करते हुए खुद के आसपास सर्कल बना रहे थे। वो कहते हैं कि जब तुम सवालों के जवाब ढूंढने लगते हो तब तुमने खुद में झांकना चाहिए। हम अपने आसपास एक केज बना देते हैं और खुद को ही उसी में कैद कर लेते हैं। तब एल्डर चेंग उनसे कहते हैं कि आप जैसे ही साइड में हटते हो सर्कल अपने आप श्रिंक हो जाता, तो आप उसमें से डायरेक्टली बाहर क्यों नहीं आ रहे? जिस पर वो सेंट बताते हैं कि ये एक रूल की बॉर्डर है, बिना रूल्स के इस दुनिया में कोई भी चीज सही से नहीं चलेगी। अगर मैं इस सर्कल से बाहर आया तो रूल ब्रेक हो जाएगा। और इसी पल में एल्डर चेंग को पुरानी बातें याद आने लगी जहाँ पर छोटा सा सुईजैंग उनसे झगड़े कर रहा था। वो कहता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये पूरी दुनिया आपके ही इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। जिस पर एल्डर चेंग कहने लगे कि तुम अपने ग्रैंडफादर के साथ बदतमीजी कर रहे हो, तो सजा की तौर पर मैं तुम्हें 7 दिनों तक इसी कमरे में बंद रखूंगा। जिस पर सुईजैंग काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था कि 7 दिन क्यों, आप मुझे जिंदगी भर के लिए यहीं पर कैद रखो। वेल यहाँ पर असली एल्डर चेंग सुईजैंग को प्यार जताना चाहते थे, लेकिन वो तो एक ड्रीम में है इसलिए ये पॉसिबल नहीं था। और फिर से एक और मेमोरी उनके सामने आ गई जहाँ पर एल्डर चेंग उसे बता रहे थे कि मैंने तुम्हें एक बेहतर इंसान नाम दिया, तुम्हारा नाम है सुईचान, जिसका मतलब है पहाड़ों से बहने वाली पानी की आवाज। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने नाम जैसी ग्रेट रिवर्स और माउंटेन्स की महानता को हासिल करो। तुम वाइज बनो और रहमदिल भी। हर एक नोबल बंदे के मुकाबले तुम्हारा कद ऊंचा होना चाहिए। जिस पर सुईजैंग उनका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि रहमदिल और वाइज, क्या आप रहमदिल हो? जो सुनते साथ ही एल्डर चेंग ने उसे एक जोरदार चमाट लगाकर दूर पटक दिया। और यही सारी पुरानी बातें देख एल्डर चेंग को बुरा लग रहा था कि उन्होंने अपने बच्चे के साथ किस तरह से बर्ताव किया। यहाँ पर छोटा सा जैंग अपना एक पेपर का परिंदा बनाकर उसे फ्लाई करवा रहा था। दरअसल वो भी इस परिंदे जैसा आजाद होना चाहता है। और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब सुईचान अपने घर से भाग निकला। एल्डर चेंग उस पर काफी ज्यादा भड़क गए थे और उन्होंने उसे वार्निंग दी कि वो दोबारा कभी घर वापस नहीं आना चाहिए। इधर
सुई चान ने अपना नाम चान से बदलकर जैंग रखा और सेंट वेईशांग का पहला डिसाइपल बना। उसके कुछ दिनों बाद ही सेंट वेईशांग ने तीसरे और चौथे सेंट की डिबेट में पार्टिसिपेट किया, जिसमें उनकी हार हो गई थी, तो कन्फ्यूशियन सेक्ट से उनका स्टैचू भी गिराया जाने लगा। इतना ही नहीं, जैंग उनका डिसाइपल होने की वजह से उस पर भी ताने कसे जा रहे थे। उस वक्त सुई जैंग ने बड़ी भयानक जलीलियत को फेस किया था और यही सारे इंसिडेंट देखकर एल्डर चेंग का माइंड अपने कंट्रोल से हटने लगा। उन्होंने उन डिसाइपल्स का खात्मा करना शुरू कर दिया जिन्होंने सुई जैंग को हर्ट किया था। सो अब यही सारा गुस्सा उन चट्टानों पर भी उतारने लगे। उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्होंने अपनी उम्मीदें और ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए जैंग पर न जाने कितने सारे जुल्म ढाए। वो छोटा सा बच्चा ज्यादा टाइम तक उन्हें झेल ही नहीं पाया और घर छोड़कर भाग निकला। लेकिन जैंग ने जिसे अपना मास्टर बनाया उसे भी दुनिया नफरत कर रही थी। साथ ही जैंग जब वेईशांग का डिसाइपल था उस वक्त वेईशांग ने ज्यादा ध्यान सेंट जीशांग पर दिया। तो यही सारी बातें वजह बन गई जैंग के परिवर्तन के लिए। उसे बचपन से ही किसी का प्यार नहीं मिला और इसी वजह से सुई जैंग ने शतरंज खेलना शुरू कर दिया। वो अपने दावपेच के दम पर ही इस दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा रहा था। इनफैक्ट उसे हावरान वर्ल्ड का टाइगर ये टाइटल भी मिला। किसी में इतना दम नहीं है कि वो सुई जैंग के खिलाफ जाए। और एल्डर चेंग को एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। इसी वजह से वो आज पागलों जैसे भटक रहे हैं। अब वो सेंट उन्हें बताने लगे कि सर्कल के अंदर तुम्हारी खुद की दुनिया और तुम्हारी सोच है, तो बाहर की दुनिया में रहने के लिए हमने रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अगर तुम इस बाहर की दुनिया में रूल्स को ब्रेक करोगे तो तुम अपना काबू खो दोगे, चाहे फिर तलवार चलाओ या पंचेस थ्रो करो, इसकी कोई लिमिट नहीं होगी। जो सुनते साथ ही एल्डर चेंग रोने लगे। तो सेंट उन्हें बताते हैं कि खुद के साथ पहला निगोशिएट करो और फिर इस दुनिया के साथ। इसी तरह से तुम अपने इस सर्कल को एक्सपांड कर पाओगे। सो गाइज, यहाँ पर सेंट उन्हें ये बता रहे थे कि हमने खुद के अलावा दूसरों की भी फ्रीडम की इज्जत करनी चाहिए। जो उन्होंने सुई जैंग के साथ किया वो पूरी तरह से गलत है और अब उस ड्रीम से बाहर आ जाते हैं। वो लियोचन से कह रहे थे कि मुझे तो लगा था मैं सपने देखना भूल चुका हूँ। तो लियोचन कहते कि आपके जैसा महान कल्टीवेटर सपनों को गिव अप नहीं कर सकता। आपने हमेशा ही जज्बातों को दबा के रखा। और इतना कहते साथ ही लियोचन उन पर अटैक करने के लिए एक हेवी सोर्ड को फॉर्म कर लेता है। एल्डर चेंग बता रहे थे कि मैं एक प्रॉपर स्कॉलरली बैकग्राउंड से बिलोंग करता था और फिर एक दिन मैं दुनिया घूमने निकल पड़ा। यहाँ पर लोग कहते कुछ और करते कुछ और थे। उन्होंने न जाने कितने ही सारे इवल काम किए और मैंने उन्हें पनिश किया। साथ ही यहाँ पर हमें एल्डर चेंग और चेनपिंग के दरमियान कुछ दिनों पहले हुई बैटल भी दिखाई जाती है। एल्डर उससे पूछ रहे थे कि बताओ तुम उस दुनिया को फेस कैसे करोगे जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता। यहाँ पर दो तरह के लोग हैं। एक तो वो जो चाहे किसी भी बात पर क्यों ना चले, उन्हें कभी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती और जब वो किसी सही या गलत सिचुएशन में फंस जाए तब वो लोग वही करते हैं जिसमें उनका फायदा हो। उन्हें सही या गलत से कोई लेना देना नहीं होता। सो गाइस, यहाँ पर हमें एक साथ दो बैटल्स दिखाई गई हैं। एक तो लियोचेन के साथ होने वाला मुकाबला और कुछ दिनों पहले चेनपिंग के साथ हो रही बैटल। एल्डर चेंग ने अपने पावरफुल पंचेस के साथ लियोचेन के अटैक को काउंटर कर लिया था। साथ ही वो चेनपिंग को बता रहे थे कि लोग रूल्स की बकवास करते रहते, मगर रूल्स तो बनाते ही इसलिए ताकि वो खुद उन्हें ब्रेक कर पाए। और अब बात करते हैं दूसरे टाइप के लोगों की, जिनमें से एक मैं भी हूँ। मेरा पंच मैंने लोहे जैसा सख्त बनाया और तलवार धारदार बनाई। अगर हेवन एंड अर्थ मुझे रोकने आए तो मैं उन्हें अपने पंचेस के साथ शैटर करूंगा। अगर इस दुनिया के ग्रेट लॉज मुझे सप्रेस करने की कोशिश करे तो मैं उन्हें ब्रेक कर दूंगा। इधर लियोचेन की हेवनली सोर्ड पर जबरदस्त क्रैक पड़ चुके थे। वहीं दूसरी तरफ एल्डर बताते हैं कि मैं अन्याय के खिलाफ हूँ। मैंने बेवजह किसी को खत्म नहीं किया। मैं लोगों के कैरेक्टर को समझ सकता हूँ। तो बताओ तुम कौन हो? वो लोग जो अपने फायदे के लिए रूल्स को ब्रेक करते हैं या फिर वो लोग जो खुद को बनाने पर यकीन रखते हैं? और अब यहाँ पर उन्होंने अपनी एक गजब की टेक्निक को रिवील किया जिसका नाम था द गॉड स्ट्राइक्स द ड्रम। और ये मूव उन्होंने लियोचेन के खिलाफ इस्तेमाल की थी। यहाँ पर उनकी एनर्जी बड़ी तेजी के साथ फ्लक्चुएट हो रही थी। वो कहते हैं कि मेरा ये पंच हेवंस के इमॉर्टल्स को स्ले कर सकता है, तो आपकी इस तलवार की क्या ही औकात। और फिर एक जोरदार स्ट्राइक के साथ उस जायंट सोर्ड को उन्होंने चकनाचूर कर दिया। मगर उसी वक्त लियोचेन अपने एक आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल लेता है। साथ ही उसने अपनी 14th राउंड की पावर का यूज करते हुए अपने धर्मा फॉर्म को समन किया।
जिसके सामने एल्डर चेंग एक मामूली चींटी जैसे नजर आ रहे थे। उसने एल्डर चेंग को अपनी हथेली पर उठा लिया था। वो कहने लगी कि तुम्हारा वो पंच 11वें राउंड के एज पर पहुंच गया था, अब बस एक और पंच मूव की दरकार है। अगर पंचेस का एक और सेट हिट करोगे तो तुम एक मार्शल गॉड बन सकते हो। जो सुनते साथ ही एल्डर अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपने सामने आने वाली हर एक चीज को ब्रेक कर आगे बढ़ने लगे। उन्हें अब बस 11वें राउंड पर पहुंचना था। वो बताते हैं कि 10वीं राउंड के मार्शल आर्ट 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। एक है विगरस सर्जिंग एनर्जी, दूसरी है रिटर्न टू ट्रूथ और आखिरी लेयर है स्पिरिट अराइवल। यहाँ पर एल्डर चेंग ने बड़ी ही भयानक अंदाज में अपने सामने आने वाली हर एक चीज को तबाह करते हुए लियो चिन पर बड़ा ही भयानक पंच रिलीज कर दिया। वहीं पर लियो चिन अपने सामने एक शील्ड फॉर्म करके उस अटैक को काउंटर कर रहा था, लेकिन एल्डर का वो पंच उसे भी ब्रेक कर देता है। अरे अब उनकी पावरफुल ऑरा से ही लियो चिन पीछे की तरफ पुश होने लगा। वहाँ पर तबाही मच गई थी, तो लियो चिन बड़ी ही तेजी के साथ उन्हें ट्रैप करने लगा। उसने एक फॉर्मेशन सेटअप करते हुए एल्डर चेंग पर कई सारे टावर्स बरसा दिए और साथ ही साथ उन पर ढेर सारा प्रेशर भी रिलीज करने लगा। वो कहते हैं एल्डर चेंग, आपको मेरे साथ मुकाबला करना था तो आपकी ख्वाहिश मैंने पूरी कर दी, लेकिन अभी मुकाबला यहीं पर एंड हो चुका है। आपने जहाँ तक मार्शल आर्ट के पाथ को फॉलो करना था वो कर लिया, अब यहाँ से आगे आप नहीं जा सकते। साथ ही लियो चिन की स्ट्राइक्स बड़ी तेजी के साथ एल्डर चेंग की बॉडी में पियर्स हो रही थी, मगर एल्डर चेंग यहाँ पर रुकना नहीं चाहते। वो कहने लगे, ना इतना तो काफी नहीं, ये बिल्कुल भी एंड नहीं हो सकता। जिस पर लियो चिन कहने लगा कि एल्डर, क्या आपकी कुछ अधूरी ख्वाहिशें हैं? तो एल्डर बताने लगे कि मैं माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ा था, जहाँ से मैं जेड से बने टावर्स, बादलों के समंदर और सेलेस्टियल बीइंग्स को देख पा रहा था, मगर वो खूबसूरत नजारा मेरे लिए काफी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ चेनपिंग भी यही दोहरा रहा था कि ना ये तो काफी नहीं होने वाला, ना वाइन काफी है, ना रिवर्स और ना ही माउंटेन्स, मैं इनसे सेटिस्फाइड नहीं होने वाला। और उसका ये अंदाज एल्डर को काफी ज्यादा पसंद आया। तो एल्डर कह रहे थे, चल फिर आजा, मैं तुझे और थोड़ा सा रिवॉर्ड देता हूँ। जिसके बाद उन्होंने चेनपिंग पर पंचेस की बौछार करना शुरू कर दी। उसकी बॉडी में मौजूद हर एक एक्यू पॉइंट्स को टेम्पर कर रहे थे। ओके थे बच्चे, सिर्फ तेरे ही खातिर ये बुड्ढा अपनी 36 पंच वाली मूव का यूज करेगा। अगर तू इसे झेल पाया तो इस दुनिया के तीनों ग्रेटेस्ट रेल्म के टॉप पर पहुंच जाएगा। और अब उनके ढेर सारे मार्शल फॉर्म्स के साथ एल्डर चेंग चेनपिंग पर अटैक करने रवाना हो गए। वहीं पर चेनपिंग ने भी उन पर काउंटर पंच हिट कर दिया था। उन दोनों में बड़ा ही जबरदस्त क्लैश हुआ और ये है एल्डर चेंग की गॉड स्ट्राइक्स द ड्रम टेक्निक की पहली मूव, द हेवन स्प्लिटिंग माउंटेन शैटरिंग। इसी मूव का यूज करके उन्होंने लियो चिन की जेड टावर्स की बैंड बजाना शुरू कर दी। उन्होंने भी हार नहीं मानी थी और उन्होंने चेनपिंग को भी यही सिखाया कि चाहे तुझे कितनी ही पावर्स क्यों ना मिले, उसमें कभी सेटिस्फाइड मत होना। वही दूसरी तरफ लियो चिन कह रहा था कि आपका ये पंच जियांग क्लैन के फाउंडिंग एंसेस्टर की याद दिला रहा। चलो अब मैं आपको एक और मौका देता हूँ, देखते हैं क्या आप 11वीं राउंड पर पहुँच पाओगे। सब एल्डर भी अपना पंच लेकर उसकी तरफ रवाना हो गए। लियो चिन भी अपने सामने कैरी फॉर्म करके उन पर ढेर सारी एनर्जी बरसाने लगता है, लेकिन एल्डर चेंग ने तो उस एनर्जी की वाट लगाकर सीधे लियो चिन को पुश किया। लियो चिन जैसा 14th रेल्म वाला ची रिफाइनर भी उनके सामने फीका पड़ रहा था। उसने न जाने कितने ही पंचेस को काउंटर कर लिया, लेकिन एल्डर ने उस पर एक ऐसा हमला किया कि लियो चिन की बॉडी में बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। वो दिल ही दिल में कह रहा था कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, इतना भयानक पंच इंटेंट भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। आज तक 11वीं रेल्म पर इन 10,000 सालों में कोई भी मार्शल आर्टिस्ट पहुंच नहीं पाया, लेकिन ये मार्शल हाफ गॉड उस लेवल को डिजर्व करते हैं। यहाँ पर डिवाइन एनर्जी एल्डर चेंग की बॉडी के आसपास रिवॉल्व हो रही थी। उन्हें बस अब एक आखिरी पंच लियो चिन पर थ्रो करना था और फिर वो एक कंप्लीट मार्शल गॉड बन जाएंगे। और इसी वजह से इस दुनिया में मौजूद एनर्जी अपने आप ही उनकी तरफ पास होने लगी, मानो ये दुनिया चाहती है कि वो 11वीं रेल्म पर ब्रेक थ्रू कर ले। डेली डायनेस्टी के एम्परर का छोटा भाई सॉन्गजैंग भी ये सब देख रहा था। इधर चेनपिंग भी इस गजब के ऑरा को देखकर वेइबो से पूछने लगा कि क्या आपको लगता है एल्डर वो आखिरी पंच थ्रो करेंगे। सभी महान दिग्गजों की नजर इसी बैटल पर थी। अगर एल्डर चेंग पंच हिट करेंगे तो मार्शल गॉड बनेंगे। इतना ही नहीं, यहाँ पर हम कन्फ्यूशियन के सेजेस को भी देख पाते हैं जो कि इस फाइट को विटनेस कर रहे थे, मगर तभी एल्डर यांग ने एल्डर चेंग पर प्रेशर रिलीज किया। दरअसल वो नहीं चाहते थे कि एल्डर चेंग इस पंच को थ्रो करे, क्योंकि उन्हें पता था कि फिर आगे क्या होगा। वहीं पर लियो चिन का फॉर्म वैनिश होकर वो अपने लोटस आर्टिफैक्ट को पहन लेता है। साथ ही वो एल्डर चेंग से कहने लगा कि अगर आपने पंच हिट किया तो मैं उसे काउंटर करूंगा, और अगर मैं गलती से भी कामयाब हुआ तो आपकी सीधे मौत हो जाएगी, लेकिन अगर आप सक्सेसफुल हुए तो सीधे मार्शल गॉड बनोगे। लेकिन एल्डर चेंग को तो धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता।
वो कहते हैं कि अगर ग्रैंड मास्टर लियो चेन अपनी फुल फोर्स का यूज करे तो क्या वो मुझे रोक पाएंगे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और अब यहाँ पर एल्डर चिंग अपने फाइनल अटैक के लिए तैयार हो गए तो लियो चेन ने भी वहाँ पर अपनी 14th राउंड की फुल पावर को एक्टिवेट कर लिया। उसका धर्मा फॉर्म विशाल पहाड़ जैसा एल्डर चिंग को रोकने के लिए खड़ा था। उसने बड़ा ही भयानक फॉर्मेशन अपने सामने सेटअप कर लिया और वहीं पर एल्डर चिंग भी उस पर अपना फाइनल पंच थ्रो करने वाले थे, लेकिन उसी वक्त उन्हें चेनपिंग का एक विजन नजर आता है और उस विजन को देखते साथ ही एल्डर ने अपनी रफ्तार को रोकने की कोशिश की, मगर क्लैश होते साथ ही वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग डिवाइन एनर्जी सर्ज होना शुरू हो जाती है। और गाइस वाकई ये सीन जबरदस्त था, लेकिन एल्डर चिंग की सारी पावर्स उन्होंने किसी और दिशा में डायरेक्ट कर दी, यानी कि वो आखिरी पंच उन्होंने हिट नहीं किया था। ये सब देखकर जैंग तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया, लेकिन सुइजैंग कहते हैं कि ये हमारे ग्रैंडफादर का डिसीजन है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। वहीं पर लियो चेन भी उनसे यही सवाल पूछने लगा कि आपने अपने अटैक को रोक क्यों दिया? तो एल्डर बताते हैं कि मैंने हमेशा बेफिक्र होकर अपनी जिंदगी गुजारी, वही मेरे लिए फ्रीडम था और मुझे ये बात रियलाइज हुई कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो मुझे हरा सके। लेकिन अब मुझे समझ आ रहा कि जिसे मैं फ्रीडम समझता था असल में वो एक प्रिजन है। मैंने किसी के लिए स्टैंड नहीं लिया, लेकिन अब मैं दूसरों के लिए जीना चाहता हूँ। आज मैंने वो पंच इसलिए थ्रो नहीं किया क्योंकि उसका रीजन है चेनपिंग। दरअसल चेनपिंग ने मुझे बताया था कि एक ताकतवर की आजादी की वजह से किसी कमजोर की आजादी पर आँच नहीं आनी चाहिए। साथ ही चेनपिंग ने उनसे कहा था कि मैं हमेशा कमजोरों के लिए फाइट करूंगा, मेरे पंचेस कभी भी रुक नहीं सकते। और जब ये बात उन्होंने लियो चेन को बताई तब लियो चेन कहते हैं कि आपने सिर्फ चेनपिंग की वजह से एक मार्शल गॉड बनने का मौका गवा दिया। तो एल्डर उससे कहते हैं कि जब मैं आपको हराने की कगार पर था उस वक्त ही मैंने इस पूरी दुनिया के मार्शल आर्टिस्ट की डेस्टिनी को देख लिया। वहाँ पर मुझे मार्शल आर्ट के पिक पर पहुंचा हुआ सुप्रीम वॉरियर नजर आया। उसे देखते ही पता चला कि मार्शल आर्टिस्ट के पास अब ज्यादा फॉर्चून नहीं बचा। पहले ही कुछ गॉड्स बने हैं जिन्होंने इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया। अब अगर मैं मार्शल गॉड बनूंगा तो ये मौका किसी और को नहीं मिलने वाला। सिर्फ मैं गॉड बनूंगा, लेकिन बाकी की किसी भी मार्शल आर्टिस्ट के लिए कोई फ्यूचर नहीं होगा। मगर कोई है जो आगे चलकर इस रास्ते को दोबारा से ओपन करेगा। वो अकेला बंदा इस रास्ते पर जाके एक मार्शल गॉड बनेगा और ये फॉर्चून दोबारा से रिस्टोर होगा। सो यहाँ पर उन्हें उम्मीद थी कि चेनपिंग ही ये रास्ता अनब्लॉक करेगा। तो सुइचिंग कहते कि मार्शल गॉड बनने से बस मेरे अकेले का फायदा होगा, लेकिन मैं सभी मार्शल आर्टिस्ट को आगे ले जाना चाहता हूँ। यही वजह है कि मैंने आप पर फाइनल पंच थ्रो नहीं किया। यही पंच मेरे बिहाफ में कोई और मारेगा। तो लियो चेन उससे कहते कि एल्डर आप ये बात जानते ही होंगे कि इस पंच को हिट ना करके आपने इमॉर्टलिटी का मौका गवा दिया। जो सुनकर ही एल्डर हंसने लगे। उन्हें अपनी आंखों के सामने सुइजैंग, फायर पाइथन, शाओटोंग और चेनपिंग नजर आ रहे थे। और उन्हें जरा भी अफसोस नहीं है कि वो एक मार्शल गॉड नहीं बन पाए, जिसके बाद वो कमजोर होकर नीचे गिरने लगते हैं। इधर लियो चेन ने अपने लोटस की एक पेटल ब्रेक कर दी। दरअसल ये उसने एल्डर चेंग के सम्मान में किया था। इधर जैंग काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था कि आखिर हमारे ग्रैंडफादर ने ये मौका हाथ से क्यों जाने दिया। अब वो कभी एक इमॉर्टल नहीं बन पाएंगे। तो सुइजैंग उसे समझाने लगे कि अगर ग्रैंडफादर वो पंच हिट करते तो वो मार्शल गॉड बन जाते। और ये बात हावरेन के 9 प्रोविंसेस के साथ साथ किंगमिंग हेवन के ग्रैंड मास्टर को खटक जाती। वो लोग ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे बाओपिंग कॉन्टिनेंट का वॉरियर एक मार्शल गॉड बन जाए। फिर तो वो हमारे ग्रैंडफादर के साथ साथ हम सभी को टारगेट करते। ग्रैंडफादर का तो वो लोग कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन तुम, मैं, चेनपिंग, दोनों पाइथन्स और वेइबो, हम सभी को टारगेट किया जाता। जो भी एल्डर के करीब है उन सभी को मार दिया जाता। तो उन्होंने गॉड बनने का मौका सिर्फ हमारे लिए सैक्रिफाइस किया। अब वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन सुकून से गुजारना चाहते हैं। इधर लियो चेन कह रहा था कि जब एल्डर चेंग ने ओपन हिट किया था उनकी पावर्स ब्रेक टेकिंग थी। मैंने कभी ऐसा वॉरियर नहीं देखा। इधर वेइबो चेनपिंग से कहने लगे कि मेरे दोस्त, तुम मेरे सबसे करीबी लोगों में से एक हो। तुम्हारे मुझ पर कई सारे एहसान हैं और अब मुझे पछतावा हो रहा कि उन दवाइयों के मैंने तुमसे पैसे लिए थे। तो चेनपिंग भी मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि अभी भी देर नहीं हुई, चलो जल्दी से वो पैसे वापस कर दो। जिस पर वेइबो कह रहा था मेरे दोस्त, मैं तो मजाक कर रहा था। और उतने में हमें आसमान में एक जायंट स्पिरिचुअल बीस्ट दिखाया जाता है। वेल ये एक कुनशिप है जिसे फ्लाइंग कैरेज जैसे यूज किया जा सकता था। अब इस कुनशिप को देखते साथ ही चेनपिंग मायूस हो गया। उसका स्मॉल टाउन छोड़कर जाने का दिल नहीं कर रहा था। तो वेइबो से कहने लगे कि यहाँ से जाकर तुम अपने दूसरे दोस्तों से मिल पाओगे, उनके साथ तुम्हें वाइन पीने का मौका मिलेगा और फिर जब तुम वहाँ से वापस आओगे तब हम दोनों भी वाइन पियेंगे, इसलिए प्लीज मायूस होकर मत जाओ। तो चेनपिंग भी उन्हें जल्दी से वापस आने का वादा कर वहाँ से
रवाना हो गया। उसकी स्कूनशिप को पाइथन्स और शुई ने भी देख लिया। वहीं पर एल्डर चेंग कह रहे थे कि बच्चे, अगर तू 11वीं राउंड पर नहीं पहुंचा तो मैं तुझे जहन्नुम के दरवाजे पर पहुंचा दूंगा। जिसके बाद वो जोर जोर से हंसते हुए वहाँ से रवाना हो गए। दरअसल एल्डर चेंग ने चेनपिंग और अपनों की खातिर इमॉर्टलिटी को लात मार दी। और फाइनली चेनपिंग भी हमें बता रहा था कि मैं जा रहा हूँ स्वॉर्ड ची ग्रेट वॉल पर। कुछ टाइम बाद दोबारा से तुम लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा। और इसी के साथ स्वॉर्ड ऑफ कमिंग का सीजन 2 यहीं पर एंड हो जाता है।